अली सर, सबसे पहले ये बताइए कि अपवाह क्या है। मतलब सबसे पहले हिमालय अपवाह तंत्र की विशेषताएं क्या है, सीधा लिखने को आता है कि अली सर भारतीय अपवाह तंत्र का कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। अब आते हैं जल संभर। ठीक है, जल संभर किसे कहते हैं अली सर? एकमात्र ऐसी प्रायद्वीप नदी है जिसमें वर्ष भर पानी भरा होता है। क्यों भरा होता है? हेलो प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप सभी का PW आर्ट्स हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की एक और बेहतरीन क्लास आप लोगों के साथ लेकर आ चुका हूं। ये क्लास मेरे 11th के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए होने वाली है। इसमें जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, रिवीजन सीरीज 15 से 20 मिनट की, और जिन बच्चों ने अपने इन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है उनको एक हम इन वीडियो के माध्यम से एक अच्छा रिवीजन उपलब्ध करा रहे हैं। तो जो बच्चा भी अभी इनको करंट में देख रहा है, आगे चल के देखेगा, 1 साल बाद देखेगा, 2 साल बाद देखेगा, तू जब भी देख रहा हो बेटा ये तेरे काम आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा बातें करने से अच्छा है। तो चलिए इस चैप्टर के अंदर हम लोग कक्षा 11 के भूगोल में आज पढ़ने वाले हैं नदी तंत्र के बारे में, नदी प्रणाली के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी कुछ बेसिक बातें हैं जो आज हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत किया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को अपवाह तंत्र का आप लोगों के साथ में इंट्रोडक्शन शेयर करूंगा कि अली सर सबसे पहले यह बताइए कि अपवाह क्या है। मतलब अपवाह तंत्र में अपवाह क्या है? तो बेटा याद रखना, एक निश्चित वाहिका, ठीक है, एक निश्चित वाहिका किसकी, इसको हम लोग डिस्कस करें। सुनिएगा 2 सेकंड। एक निश्चित वाहिका किसकी? वाहिका नदियों की। और वो निश्चित वाहिका जब जल को प्रवाह करती है, जैसे उदाहरण के लिए सुनिएगा, जैसे गंगा नदी है ना, उदाहरण ले रहे हैं हम किसका बेटा? उदाहरण ले रहे हैं हम गंगा नदी। जैसे उदाहरण के लिए गंगा नदी बह रही है, मतलब ये उसका एक निश्चित वाहिका है, ये उसका एक निश्चित आप लोगों को प्रवाह क्षेत्र देखने को मिल रहा है। तो ये जो निश्चित प्रवाह क्षेत्र है किसी भी नदी का, और इसी में वो क्या बहा के ले जाएगी? पानी। यही तो लिखा है कि वह वाहिका जिसके माध्यम से वो जल का प्रवाह कर रही हो उसे क्या कहा जाएगा? अपवाह। अब ये तो एक आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि वाहिका है, इसमें जल का प्रवाह हो रहा है, लेकिन यह तंत्र कैसे बनता है? जब इसमें गंगा की सहायक नदियां भी जुड़ जाएंगी। यस या नो? इधर से आपको यमुना, इधर से आप लोगों को गोमती, और भी अन्य छोटी छोटी नदियां आप लोगों को आगे कोसी भी जुड़ती हुई दिखाई देती है। तो जब ये मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियां मिलकर जब ये पूरा तंत्र या सिस्टम बना लेती हैं तो उसी को कहा जाता है अपवाह तंत्र। तो अपवाह क्या है? कि वहां निश्चित वाहिका जिसके माध्यम से वो जल का प्रवाह करती है वो कहलाता है अपवाह। और उसी अपवाह में जब छोटी और बड़ी नदियां मिलकर जल को बहाकर ले जाने का काम करती हैं तो याद रखना इसी को कहा जाता है अपवाह तंत्र। ठीक है, चलिए एक वर्ड और आप लोगों से डिस्कस करूंगा, बेसिन या द्रोणी। बेटा याद रखना, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में, जितने आयतन में वो जल बहा कर ले जाती है उसे कहा जाता है नदी का अपवाह द्रोणी या नदी बेसिन। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा ना, घर में बाथरूम के अंदर जो बेसिन लगा होता है, तो बेसिन फिक्स होता है ना कि जितना पानी उसकी क्षमता होगी बहाकर ले जाने की उतना ले जाता। तो हर नदी की ऐसी एक क्षमता होती है जल को बहाकर ले जाने की। यस या नो? जैसे गंगा नदी की अलग है, नर्मदा नदी की अलग है, ताप्ती की अलग है। तो जिस एरिया में वो जल या जितने आयतन में वो जल बहाकर ले जाती है उसे कहा जाता है क्या? बेसिन या द्रोणी। अब आते हैं जल संभर। ठीक है, जल संभर किसे कहते हैं अली सर? तो एक छोटी नदी या नाले का जल क्षेत्र उस बड़ी नदी से अलग होता है तो आमतौर पर वह पहाड़ी या उठा हुआ भाग आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी प्रकार जल विभाजक है ना, 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग करने वाली उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। उदाहरण के लिए सुनो बेटा, उदाहरण के लिए मैं आप लोगों से बात कहूं कि जो सिंधु नदी है, इधर देखिएगा, ये सिंधु नदी बह रही है और ये गंगा नदी आप लोगों को इस साइड देखने को मिलती है। इन दोनों नदियों को, इन दोनों का विभाजन कर कौन रहा है? सुनिएगा, तो यहां आप लोगों को देखने को मिलता है कि हिमालय पर्वत है। अरे इन दोनों के बीच में कौन देखने को मिलता है आप लोगों को? कौन सी पहाड़ी या पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है? तो इधर सिंधु नदी है और इधर आप लोगों को गंगा नदी, और इसके बीच में कौन सी पहाड़ी देखने को मिल रही है? हिमालय। यस या नो?
तो कोई भी उच्च उठा हुआ भाग या कोई पर्वत श्रृंखला जब दो अलग अलग नदी द्रोणियों को, ठीक है, जल को बाढ़ देती है तो वही कहलाता है क्या बेटा, जल विभाजक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात किया जाए कि अली सर भारतीय अपवाह तंत्र का कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। आपने डिटेल में पढ़ा भी होगा, 2 भागों में। यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं बेटा। अपवाह हिमालयी अपवाह तंत्र की विशेषताएं बताइए, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की विशेषताएं बताइए। दोनों में अंतर भी लिखने को आते हैं 11th क्लास में। ठीक है, तो भारत के अपवाह तंत्र को बेटा याद रखना, क्योंकि भारत में आप लोग देखोगे ना, इधर देखना, छोटा सा एक फोटो बना रहा हूं। ठीक है, भारत में आप लोग देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला थोड़ा सा और ऊपर तक आता है, भारत का ये वाला जो हिस्सा, इसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय हिस्सा, है ना। इसी में नर्मदा, ताप्ती, ये महानदी और ये तक नदियां इसमें शामिल की जाती हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो 3 ओर से क्या हो, जल से घिरा हो, इस हिस्से को। यस या नो। और ऊपर वाली नदियों को क्या कहा जाता है, हिमालय नदियां, क्योंकि यहां से निकलने वाली अधिकांश नदियां कहां से निकल रही हैं, हिमालय से निकल रही हैं। ठीक है, और यहां निकलने वाली नदियां अधिकांश इस क्षेत्र से निकल रही हैं। यस या नो। तो हम लोगों ने नदियों का अध्ययन करने के लिए, या भारत की जो नदियां हैं, या जो नदी तंत्र हैं या अपवाह तंत्र हैं, उनको हम लोगों ने उत्तर और दक्षिण के हिसाब से, इधर क्योंकि ये हिमालय से निकलती हैं तो इनको हमने क्या नाम दे दिया, हिमालय अपवाह तंत्र नाम दे दिया। और ये इधर से निकल रही तो हम लोगों ने इनको क्या नाम दे दिया बेटा, तो प्रायद्वीपीय हम लोगों ने इनको नाम दे दिया है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके दोनों को डिटेल करते हैं फटाफट अंदाज में, रिवीजन मोड में। सबसे पहले हिमालय अपवाह तंत्र की विशेषताएं क्या है, सीधा लिखने को आता है, और दोनों में अंतर भी इसी से कवर हो जाएगा आप लोगों के। तो हिमालय नदियों की पहली विशेषता तो बेटा याद रखना, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी होती हैं। 12 मासी मतलब अली सर क्या, 12 मासी मतलब इनमें साल भर पानी बना रहता है। इन नदियों का पानी सूखता नहीं है, जैसे गंगा हो गई, सिंधु हो गई, जितनी भी नदियां हिमालय से निकल रही है, यस या नो, चाहे वो चिनाब हो गई, झेलम हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई, व्यास हो गई, ये जितनी भी नदियां हैं, ये सारी की सारी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अली सर ऐसा क्यों है, ये 12 मासी क्यों है, साल भर में पानी क्यों होता है, क्योंकि ये नदियां जहां से निकल रही हैं वहां पर बड़ी बड़ी बर्फ की शिलाएं हैं, जिनको आप ग्लेशियर कहते हैं। यस या नो बेटा। और गर्मी के दिनों में ये ग्लेशियर पिघलता है ना, तो इसकी वजह से, वो ग्लेशियर पिघलने की वजह से इनके पानी का सर्कुलेशन बना रहता है। यस या नो। ये नदियां आप लोगों को देखने को मिलता है क्योंकि बड़ी बड़ी पहाड़ियों से निकलती हैं, तो जब बहुत ज्यादा ढलान से नीचे उतरती हैं और मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती हैं, तो ये बड़े बड़े गार्ज मतलब गड्ढे, वी आकार की घाटियां बनाती हैं। इसके अलावा छिपरिकाएं बनाती हैं और वाटरफॉल आप लोगों को बनाती हुई दिखाई देती हैं। मैदानों में प्रवेश करने के बाद ये विसर्प बनाती हैं। विसर्प मतलब सांप जैसी आकृति, गोखुर झीलों और डेल्टा जैसी आकृति भी आप लोगों को ये बनाती हुई दिखाई देती हैं। अपना मार्ग बदलने के लिए ये आप लोगों को नदियां भी जानी जाती हैं हिमालय से निकलने वाली, जिसमें विशेषकर कोसी नदी बड़ी फेमस है। इसे तो बेवफा नदी कहा जाता है, धोखेबाज नदी भी कहा जाता है। यस, याद रखना है कि इसे मार्ग बदलने वाली नदी या बेवफा नदी या धोखेबाज नदी के नाम से जाना जाता है कोसी को। यह भी हिमालय से ही निकल के आती, नेपाल से आती है। ठीक है, और गंगा नदी की सहायता आप लोगों को ये देखने को मिलती है। तो ये हिमालय अपवाह तंत्र की आप लोगों के सामने विशेषताएं थी। अब मैं एक एक नदी तंत्र को लेता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाला सिंधु नदी तंत्र, याद रखना, हिमालय अपवाह तंत्र में 3 नदी तंत्र आएंगे, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो मिलाकर जो सिंधु नदी तंत्र बनाएंगी, उसी पे हम बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले तुम लोगों को यह पता होना चाहिए कि सिंधु नदी कहां से निकलती है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट बोखरचू नामक स्थान से निकलती है। ये एक ग्लेशियर है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो लगभग 2880 किलोमीटर। कई जगह आप लोगों को ये 2900 किलोमीटर भी लगभग देखने को मिल जाएगी। भारत में लगभग इसका 1000 किलोमीटर भारत के अंदर ये आप लोगों को बहती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ये भारत में भी बहती है, तिब्बत में बहती है और पाकिस्तान में बहती है। ज्यादातर सिंधु नदी पाकिस्तान में ही बहने का काम करती है, लेकिन इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। यस या नो। और चिनाब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी प्रकार आप लोगों के सामने यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत सिंधु नदी तंत्र को लेकर ही कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। और सिंधु जल समझौते के तहत याद रखना, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो 3 नदियां हैं, इसके अब मात्र 20% पानी ही भारत उपयोग कर सकेगा।
इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। इसके विपरीत इन 3 नदियों के नीचे वाली जो नदियां हैं, जैसे रावी, व्यास और सतलज, सिंधु जल समझौता ये कहता है कि इन 3 नदियों का 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी तंत्र में कुल 6 नदियां हैं, 3 ये, और इनमें भारत कितने परसेंट यूज कर रहा है? 20। ठीक है, और इनमें 20% को यूज कर रहा है पाकिस्तान कर रहा है। कई बार आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जाता है बेटा कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। अगला नदी तंत्र देखते हैं जो आप लोगों का आ रहा है, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलता है। ठीक है, मतलब गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। यह भी एक ग्लेशियर है। शुरुआत में ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। आगे चलकर भागीरथी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, तभी इसे गंगा कहा जाता है। फिर आगे ऋषिकेश, हरिद्वार से मैदानी क्षेत्रों में गंगा नदी पहुंचने लगती है। यूपी पहुंचती है, यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आप लोगों को ये कहां जाती हुई दिखाई देती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और पद्मा जमुना में जाकर मिल जाती है और ये मेघना कहलाती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कुल लंबाई है 25-25। याद रखना, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसके दाएं तट से इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? तो यमुना दाएं तट से, मतलब सीधे हाथ पे यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और पटना में जाकर सोन आप लोगों को देखने को मिलती है। बाएं तट पे रामगंगा नदी है, उत्तराखंड से आती है, यूपी में आके मिलती है। गोमती नदी, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा आप लोगों को देखने को मिलती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर ये आप लोगों को गिरती हुई दिखाई देती है, और यही गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण भी करती है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से हेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलने का काम करती है। याद रखना, ब्रह्मपुत्र के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। जैसा कि मैं आप लोगों से बात कहूं, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, असम में, भारत के असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहंग कहा जाता है, तो वहीं आप लोग देखोगे कि चीन के तिब्बत क्षेत्र में जहां से निकलती है वहां इसको सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। विशेषता क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इसी के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पर डिस्कस करते हैं, उसकी विशेषताएं देखते हैं। तो याद रखना, यह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय नदियों से पुराना है, क्योंकि भारत, जो भारतीय प्लेट थी, हम लोगों ने पढ़ी भी है। ठीक है, जो भारतीय प्लेट थी वो प्रायद्वीपीय ही प्लेट थी, और ये यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई थी, और यूरेशियन और प्रायद्वीपीय प्लेट टकराई, तभी हिमालय वाला हिस्सा बना था, 33 सागर वाला। ये नदियां मौसमी होती हैं, मतलब यहां साल भर पानी नहीं होता है, क्योंकि यहां कोई ग्लेशियर नहीं पाए जाते प्रायद्वीप में। इनकी घाटियां थोड़ी उथली हैं, कम गहरी होती हैं, क्योंकि ये कठोर चट्टानी क्षेत्रों से बहती हुई निकलती हैं। आगे बात करूं इसमें आने वाली मुख्य नदियां, सबसे पहले महानदी के ऊपर डिस्कस करते हैं। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, उसके बाद उड़ीसा जाती हैं, उड़ीसा के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी के ऊपर ही हम लोगों को देखने को मिलती है। इसी के बाद दूसरी नदी हम लोगों को आती हुई दिखाई देती है, गोदावरी, जिसको वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की, पूरे दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की केले हम सबसे बड़ी नदी हम लोगों को देखने को मिलती है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले की में त्रयंबक की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसी प्रकार एक और नदी आ रही है, कृष्णा नदी, जो कि पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह महाबलेश्वर की पहाड़ियां महाराष्ट्र से निकलती है। सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना, भीमा जैसी इसकी सहायक नदियां आप लोगों को देखने को मिलती है। लगभग 800 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई आप लोगों को देखने को मिलती है। कावेरी, यह कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, और यह एकमात्र ऐसी प्रायद्वीप नदी है जिसमें वर्ष भर पानी भरा होता है। क्यों भरा होता है? क्योंकि यह नदी मानसूनी क्षेत्रों में पड़ती है। कभी इस नदी को दक्षिण पश्चिम मानसून से पानी मिल जाता है, तो कभी उत्तर पूर्वी, दोनों ही कहीं ना कहीं मानसूनों से इसको पानी मिलता है। इसीलिए इसमें याद रखना, पूरे दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो साल भर पानी रहता है, 12मासी नदी है ये। नर्मदा और ताप्ती की बात करें, ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, मतलब इधर से ये इधर बहती हैं, और दोनों ही खंबात अरब सागर में जाकर गिरने का काम करती हैं। तो ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने के बजाय अरब सागर में गिरती हैं। ये डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा मतलब ऐसी आकृति जो कि ऊपर से गिरती हो और ऐसी आकृति बनती हो, जैसे ये आ रही है और ऐसी आकृति, इसको डेल्टा कहते हैं।
तो ये क्या बनाती हैं, ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी कैसे बनता है, ऐसा प्लेन बनता है, जैसे नदी आई और सीधा जाके सागर में गिर गई, इसको एस्चुरी आकृति कहते हैं। ठीक है, अमरकंटक के पठार से निकलकर विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी में बहने का काम करती हैं ये नदियां। ठीक है, वैसे आपको बता दूं कि जो ताप्ती नदी है या तापी है, ये निकलती है मध्य प्रदेश में, एक जिला है बैतूल, और बैतूल में मुल्ताई की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलने का काम करती है। और नर्मदा कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला भी है अमरकंटक। ठीक है, लेकिन बात यह मुझे बताना थी कि भ्रंश घाटी क्या है। भ्रंश घाटी या भ्रंश या रिफ्ट वैली उसको कहते हैं, जब बेटा कोई समतल हिस्से में से कुछ बीच वाला हिस्सा नीचे बैठ जाए, है ना, ये वाला हिस्सा नीचे बैठ गया है और इस हिस्से में ही ये दोनों नदियां बहने का काम करती हैं, तो भ्रंश बन गया है ना। ऐसी समतल जगह थी लेकिन बीच का कुछ हिस्सा नीचे की तरफ बैठ गया है, इतना हिस्सा, है ना, ऐसे, ऐसा हिस्सा पहले प्लेन था लेकिन ये वाला हिस्सा बीच में, और ये नदी इसी में बह रही है। चलिए, अब भारत की जो अपवाह तंत्र हैं वो कैसे कैसे प्रतिरूप बनाते हैं, कैसा कैसा पैटर्न बनाते हैं। तो नदियों की बहने की दिशा और भू आकृति के आधार पर अपवाह कई सारे आप लोग देखोगे प्रतिरूप बनाने का काम करती है। सबसे पहले वृक्षाकार प्रतिरूप, ये पेड़ की शाखाओं जैसा रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत की अधिकांश नदियां जैसे गंगा और यमुना, ठीक है, वृक्षाकार प्रतिरूप आप लोगों को बनाती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा अपकेंद्री प्रतिरूप, जब नदियां किसी पहाड़ी या चोटी से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो उसे अपकेंद्री प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक से निकलने वाली नदियां नर्मदा और सोन इसी प्रतिरूप का निर्माण करती है। जालीनुमा प्रतिरूप, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हैं और सहायक नदियां समकोण पर आकर मिलती हैं तो जालीनुमा प्रतिरूप बनता है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रतिरूप का निर्माण देखने को मिलता है। अभिमुखी या अभिकेंद्री प्रतिरूप, जब चारों ओर से नदियां बहकर किसी झील या किसी बेसिन में आकर विलीन हो जाती हैं, जैसे लद्दाख और राजस्थान के आंतरिक भागों में होता है, ठीक है, तो वहां इस प्रकार का पैटर्न या प्रतिरूप बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं जल प्रदूषण और संरक्षण। इसके साथ ही हम इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। समस्या क्या है ना, तो उद्योगों का कचरे की समस्या है, रासायनिक उर्वरकों से युक्त पानी जाने की समस्या है, सीवेज का गंदा पानी जाता है, धार्मिक अवशेष सीधे नदियों में डाले जाने से जल हमारे यहाँ लगातार दूषित हो रहा है। सरकार क्या कर रही है, सरकार अपने प्रयास कर रही है। सरकार ने नमामि गंगे परियोजना चालू की थी जिससे गंगा नदी का संरक्षण हो, प्रदूषण मुक्ति के लिए, ठीक है, गंगा को सुरक्षित किया जा सके, इसके लिए परियोजना चलाई गई थी। तो ये सारी बातें थी इस चैप्टर के अंदर और हम लगभग 18-19 मिनट इस क्लास के अंदर रिवीजन किए हैं। जिसने पढ़ा होगा बढ़िया से उसका अच्छे तरीके से रिवीजन हो गया होगा, सारी चीजें शॉर्ट में मिल गई होंगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, फिर एक नई क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।